नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी और ये तैयारियां इसी प्रकार से चलती रहनी चाहिए और 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी के राजनीति विज्ञान में 100 में से 100 आए, ये हमारी पूरी कोशिश है और इस कोशिश को सपने में सच्चाई में बदलने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खूब लगन से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके राजनीतिक विज्ञान में 100 में से 100 आएंगे। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, तो वो पॉसिबल आपको भी करके दिखाना है। और हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का भारत स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लोग पढ़ेंगे केरल में कम्युनिस्टों की जीत, ये भी बॉक्स का टॉपिक है। फिर हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी, फिर हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के बारे में, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक आज सबसे इंपॉर्टेंट है, केरल में कम्युनिस्टों की जीत। और इन पार्टी से भी क्या क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में कंटेंट के साथ साथ बॉक्सेस में काफी कुछ दिया गया है, तो हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। फिर विशेष में आज हम लोग 3 जो लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, 3 लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका बॉक्सेस में दिया हुआ है वो। ओके, चलिए शुरू करते हैं और आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। केरल में कम्युनिस्टों की जीत। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का जो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो चुका था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई बन चुकी थी, 1925 में बनी थी। 1925 में सीपीआई बनी और फिर इसके बाद 1964 में जाकर के सीपीआई 2 गुटों में बढ़ जाती है। एक रहती है ओरिजिनल सीपीआई और दूसरी रहती है सीपीआई एम, या जिसे एम का मतलब है मार्क्सिस्ट, या जो कार्ल मार्क्स को मानने वाले हैं वो। अब देखिए सीपीआई की विचारधारा क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या साम्यवादी दल जिसे कहा जाता है। साम्यवादी का अर्थ आप पूरा अच्छे से पढ़ चुके हो शीत वाले चैप्टर में कि साम्यवादी क्या होते हैं, तो उसी वाली विचारधारा को अपनाने वाली ये पार्टी है, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा लेनिन के बारे में, आपने क्लास 10th के बिहार बोर्ड के हैं तो आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा। समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा को कार्ल मार्क्स ने शुरुआत करी, उसके विचार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी, ये सब कुछ। तो सीपीआई भी कार्ल मार्क्स और लेनिन को ही मानती है और ये भी सीपीआई जो है कार्ल मार्क्स और लेनिन को ही मानती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए स्पेशली मार्क्सिस्ट वर्ड यूज करा गया है। तो अब 1925 में सीपीआई बन चुकी थी और जब 1947 में भारत आजाद हो जाता है और 1952 में पहले चुनाव होते हैं तो वहां पर लोकसभा में 16 सीटें मिलती है और 1957 में केरल विधानसभा में उनको जीत मिलती है, उनको जो बहुमत है वो बहुमत उनको मिल जाता है। मतलब सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को मिलेगी और 4-5 जो निर्दलीय है उनका सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी को मिल जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में सरकार बनाने के लिए तैयारी कर लेती है। कम्युनिस्ट पार्टी की सीधी सी विचारधारा यही है कि समाज में जो वंचित वर्ग है, समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए काम करना, समाज में किसानों के लिए काम करना, समाज में मजदूरों के लिए काम करना, समाज में जो गरीब वर्ग तबका है उसके लिए काम करना, ये इनकी एक मुख्य विचारधारा है। और विचारधारा जो कहाँ घूमती है, इर्द गिर्द समाजवाद के आसपास घूमती है। समाजवाद साम्यवाद होना चाहिए जहां कंट्रोल ज्यादा किसके पास हो, सरकार के पास हो। तो इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जब कम्युनिस्टों की केरल में जीत होती है तो कांग्रेस क्या इफेक्ट डालती है वो देखिएगा। 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा और अभी भी 8% पे आप देखेंगे तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है, तो केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। और अब आज का आप सवाल यही है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी 8% केरल के सीएम कौन है, ठीक है, सीएम कौन है केरल के वो बताएंगे। तो 1957 में पहली बार, 1952 में तो लगभग सभी राज्यों में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, 1957 में भी केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है, परंतु 1957 में केरल में आकर करके हार का स्वाद कांग्रेस को चखना पड़ा, केरल में आकर के कांग्रेस हार जाती है। यहां पे विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिली। तो 1957 के मार्च में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के लिए, मतलब केरल का सीएम चुनने के लिए जो चुनाव हुए थे, अब देखो अब आप लोगों को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इनमें डिफरेंस बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से क्लास 11th की संविधान वाली किताब पढ़ करके आ चुके हो। तो 1957 के मार्च में विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिली, मतलब कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें किसको मिली है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126, मतलब वहां की विधानसभा में टोटल कितनी सीटें बच्चों, 126 सीटें। कितनी सीटें, 126 सीटें। 126 सीट का मतलब है 126 कैंडिडेट जीत करके आए, उनमें से 60 कैंडिडेट किसके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। परंतु सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए होता है, 50% + 1। तो देखो 126 का 50% करोगे तो कितना होगा, 63,
भाई 60+3 तो 63 और +1 कम से कम 64 कैंडिडेट होने चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, परंतु इन्होंने जीते कितने 60 और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त हुआ और 5 स्वतंत्र जो किसी भी पार्टी से नहीं लड़े थे अपने नाम पर ही वो चुनाव जीत करके केरल विधानसभा में पहुंच चुके थे, उन्होंने भी क्या करा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को समर्थन कर दिया। तो 60 + 5 65 सीटें हो गई, चाहिए कितनी थी 64, मतलब एक ज्यादा ही है। तो यहां पर क्या है सरकार किसकी बन जाएगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बन जाएगी, परंतु गठबंधन में बनेगी। गठबंधन क्यों? क्योंकि यहां पर इन 5 लोगों के समर्थन के बिना सरकार नहीं बन सकती थी और इनका समर्थन मिला तो ये गठबंधन की सरकार कहलाएगी, परंतु सबसे ज्यादा सीटें कम्युनिस्टों को मिली इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भी कहा जाएगा। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। तो अब यह नियम है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है तो राज्यपाल उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं उस पार्टी के नेता को और कहते हैं कि आप सरकार बनाने के लिए अपना जो बहुमत है वो दर्शा दीजिए और आप सरकार बना लीजिए। तो कौन से नेता को बुलाया गया है? EMS नंबूदरीपाद जी को बुलाया गया है कि आप अपनी सरकार बना लीजिए। दुनिया में पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी थी। देखो अब कम्युनिस्टों का जो विश्वास है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो विश्वास है या कम्युनिस्ट जो पूरे वर्ल्ड में जो आइडियोलॉजी है उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। पूरी दुनिया में एक पहला अवसर हुआ जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से क्या हुआ चुनाव जीत करके सरकार बनाई। नहीं तो हर जगह क्या हो तानाशाही वाला सा सिस्टम चला कि नहीं ये कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बन गया तो यही देश का राजा हो गया या यही देश का शासक हो गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी कहीं डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रही, लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं कर रही, पर दुनिया में पहली बार ऐसा अवसर आया जब कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए जीत हासिल करी। तो पहली बार लोकतंत्र के चुनाव के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी जीत हासिल करती है। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। अब देखिए कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी जो केंद्र में सभी राज्यों में जीतती हुई आ रही थी, पर केरल में जब वो हार जाती है तो उनको बड़ा ही दुख होता है कि नहीं यार हम कैसे हार गए। तो अब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी को हटाने की कोशिश करी जाती है, मुक्ति संघर्ष शुरू हो जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। तो अब जब चुनाव अभियान चल रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कुछ वादे भारत के लोगों से या केरल के लोगों से करे। उन्होंने क्या बोला, हम क्रांतिकारी और प्रगतिशील नीतिगत पहल करेंगे, हम कुछ ऐसी नीतियां लेकर के आएंगे जो कुछ क्रांतिकारी होगी, जो बड़े बदलाव लेकर के आएंगी, हम प्रगतिशील होंगे। प्रगतिशील का मतलब यहां पर है कि हर वर्ग का डेवलपमेंट होगा, हर वर्ग का विकास होगा, हम मॉडर्न सोच के अनुसार चलेंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को पकड़ करके नहीं चलेंगे, हम प्रगतिशील होंगे, हम राज्य का भी विकास करेंगे और राज्य के हर वर्ग का, हर लोगों का भी विकास करेंगे। ऐसी नीतियां रखी गई और केरल के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को सर आंखों पर बिठाया, मतलब उनको चुनाव जीता है। 1959 में 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। अब देखिए अनुच्छेद 356 क्या कहता है, आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है बच्चों? ये रिलेटेड है इमरजेंसी से, इमरजेंसी से। और इमरजेंसी का मतलब आपातकाल से। और कौन से आपातकाल से? राज्यों में जो आपातकाल लगाया जाएगा उससे। तो राज्यों में जो आपातकाल लगाया जाएगा उससे, और जब राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। और या हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा दिया गया। अब प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब राज्यपाल के द्वारा एक रिपोर्ट जाती है और कहा जाता है कि यहां पे संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो वो रिपोर्ट जाती है राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति जी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। परंतु आपको पता है कि सब कुछ केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के अनुसार ही होता है, ठीक है, क्लास 11 तो आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी का शासन लगना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की इच्छा थी कि भाई वहां राष्ट्रपति शासन लगे, वहां से सरकार हटे, फिर से चुनाव हो और फिर हम हमारी जीत हासिल कर सके। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर करके सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, सरकार को हटा दिया गया। और ये जो फैसला रहा ये बड़ा ही विवादास्पद फैसला रहा, बड़ा ही डिस्प्यूट वाला फैसला रहा। डिस्प्यूट वाला क्यों? क्योंकि जब बहुमत पेश कर चुकी है सरकार और उस सरकार के खिलाफ एक संविधान का दुरुपयोग कर करके, संविधान में जो शक्तियां है उनका दुरुपयोग कर करके कांग्रेस सरकार उस पार्टी को हटाने की, उस पार्टी की सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया। तो संविधान द्वारा जो आपातकाल की शक्तियां दी गई थी उसका दुरुपयोग करा गया, ठीक है, और ऐसे फैसले का बार बार उपयोग करा गया कि भाई हम ऐसे फिर 356 का इस्तेमाल करके राज्यों की सरकारों को हटा देते हैं। तो ये केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के बारे में था।
अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, सोशलिस्ट का मतलब ही हिंदी में होता है समाजवादी। देखिए, कम्युनिस्ट का मतलब है साम्यवादी और सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी। समाजवादी हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद का एक बेहतर वर्जन है, एक अच्छा वर्जन है, जिसमें हम ये मानते हैं कि समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उनको ऊपर लाना चाहिए, मजदूरों के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, गरीबों को भी उनकी कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं सुविधाएं मिलनी चाहिए। समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है जहां पर सरकार उन तबकों पर फोकस करे जो तबके पिछड़ चुके हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिलाएं हो, उन पर सरकार फोकस करे। तो समाजवाद एक बेटर, आप कह सकते हैं, पूंजीवाद की विचारधारा है। अच्छा, मतलब रिफॉर्म कर करके पूंजीवाद की विचारधारा समाजवाद में आ जाती है। पर जब हम बात करते हैं साम्यवाद की या कम्युनिस्ट की, तो साम्यवाद या कम्युनिस्ट थोड़ा सा उग्र फॉर्म है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं वायलेंट है कि नहीं नहीं साहब यही होना चाहिए, सबको सरकार ही कंट्रोल करे, सरकार के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। मतलब यहां पे इसको एक की जरूरत है तो एक कमरा दिया जाए, बाकी सारे कमरे सरकार लेकर के गरीबों में बांट दे। वो थोड़ा सा साम्यवाद की विचारधारा, जैसे आपने देखा कि साम्यवादी पहली बार हुआ जब लोकतंत्र के जरिए चुनाव जीत करके आए, तो मतलब थोड़ा सा लोकतंत्र पे भी विश्वास नहीं माना गया। तो सोशलिस्ट पार्टी एक समाजवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आजादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। तो अगर आपको सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें ढूंढनी है कि मतलब सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत कहां से हुई है, तो जब कांग्रेस जन आंदोलन को चला रही थी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, उस समय से आप ढूंढ सकते हो कि वहां पर भी सोशलिस्ट पार्टी मौजूद थी। देखिए, एक बात और समझिए, अभी मतलब आजादी से पहले पहले कांग्रेस एक तरीके से पूरा मिक्स ग्रुप है। उसमें समाजवादी भी है, उसमें वामपंथी भी, वामपंथी मतलब जो कम्युनिस्ट है वो भी है, उसमें दक्षिणपंथी भी, दक्षिणपंथी का मतलब होता है जो राइटिस्ट लोग होते हैं, जो मतलब ये मानते हैं कि इकोनॉमी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ऐसा ये सब कुछ। तो मतलब हर विचारधारा के लोग उसमें हैं, सब अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस से अलग होकर के नहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर करके। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, भैया ये एक गार्डन है, ठीक है, ये एक गार्डन है और इस गार्डन में सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि एक प्रकार के फूल उगे हुए हैं, एक ही प्रकार के फूल उगे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक ये गार्डन है जहां पर हर प्रकार का फूल है। अब इसका अर्थ क्या हो सर जी? यहां पर एक ही गार्डन में एक ही प्रकार का फूल है, मतलब कोई ऐसी पार्टी है जिसकी एक पर्टिकुलर विचारधारा है, परंतु कांग्रेस कैसी है? ऐसी है जिस गार्डन में सारे फूल है, मतलब हर विचारधाराएं हैं, हर विचारधाराओं का समूह है उसमें। तो कांग्रेस सबके लिए एक मतलब प्लेटफॉर्म है कि नहीं भाई हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी एक के पक्ष विपक्ष में नहीं, हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस उस समय तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म थी जहां पे सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, सब लोग वहां पे थे। तो यहां पर जब हम कह रहे हैं कि सोशलिस्ट की हमें जड़ें ढूंढनी है, तो हम जब कांग्रेस जन आंदोलन कर रही है तब भी देख सकते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर हुआ, मतलब फूल कौन सा है? सोशलिस्ट पार्टी का है, परंतु किसके अंदर है? अभी कांग्रेस के अंदर ही है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ कांग्रेस के अंदर ही, और कब हुआ? 1934 में हुआ। युवा नेताओं की एक टोली ने किया, तो जो युवा नेता थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। तो ये जो नेता है जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी 1934 में, कांग्रेस के अंदर ही वो क्या चाहते थे? कांग्रेस में और परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे, मतलब और ज्यादा परिवर्तन करना चाहते थे कांग्रेस में कि भाई कांग्रेस और बेहतर बने और जो बदलाव हो वो आए, और समतावादी बनाना चाहते थे। समतावादी का मतलब क्या है? कि इक्वलिटी पर बेस हो, समानता पर बेस हो, और ज्यादा जो है कांग्रेस समानता की बात करे, क्योंकि समाजवाद क्या है? समाजवाद यही कहता है कि समानता की बात हो, समाज के हर तबके को बराबर के अधिकार मिले, वही समतावाद की बात यहां पर हो रही है। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। अब 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, आज मान लीजिए आज हमारा ऑफिस है, आज हमारे ऑफिस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आज हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से लर्न एंड शेयर का संविधान हो गया कि लर्न एंड शेयर में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उनको इन बातों को मानना पड़ेगा। आप एक स्कूल जाते हैं तो वहां स्कूल में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो उस स्कूल का एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जिसको आपको मानना पड़ेगा। तो कांग्रेस का भी खुद का एक संविधान है, मतलब एक तरीके से कांग्रेस के रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि भैया कांग्रेस में इस प्रकार से अध्यक्ष चुना जाएगा, इस प्रकार से ये होगा, ऐसा होगा, इस विचारधारा को अपनाएंगे, इस प्रकार से प्रांतीय जो समितियां हैं वो बनेंगी। ये पूरा डिटेल में जो है वो संविधान था उनका। तो 1948 में उन्होंने उसमें बदलाव करा, आजाद हो चुके अब। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया, और यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके।
तो अब यहां पे बदलाव करके क्या कर दिया गया कि यहां बोला गया कि कांग्रेस में जो भी लोग हैं वो दोहरी सदस्यता ना ले। ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और दूसरी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब यहां पर हुआ क्या कि अब मान लीजिए आप कि थोड़ा बहुत क्या है कि डिफरेंस आना शुरू हो गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कोई लोग जुड़े हुए हैं और कोई मेन कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि वो अभी एक साथ ही है। ये अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है तो ये पूरी जो बड़ी वाली है ये कांग्रेस पार्टी है, परंतु हो क्या रहा है कि कुछ लोग इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं और इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों नहीं चलता, तो फिर वो दोहरी सदस्यता को रोकने की कोशिश करेगी। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। तो 1934 में तो बनाई गई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और 1948 में फाइनली क्या बन रही है, सोशलिस्ट पार्टी बन रही है। कब बन रही है, 1948 में बन रही है। क्यों, क्योंकि जब कांग्रेस ने अपने संविधान में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव करके ये कहा कि कोई भी सदस्य दोहरी सदस्यता नहीं लेगा, डबल मेंबरशिप नहीं लेगा, तो इसलिए फिर समाजवादी मजबूरन होकर के फाइनली 1948 में अपनी अलग समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी बना लेते हैं। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। ठीक है, फिर चुनाव हुए और उन चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा ऐसा सफलता नहीं मिली, तो जो उनके समर्थक उनमें निराशा हासिल हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनाव में छिटपुट सफलता ही मिली। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी काफी हिंदुस्तान के बड़े एरिया में फैल चुकी थी, परंतु फिर भी वो चुनाव नहीं जीत सकी। क्यों, क्योंकि कांग्रेस का दबदबा था और जैसे लोगों का एक माइंडसेट था कि नहीं नहीं साहब कांग्रेस ही है हमारे लिए, तो जो कुछ है वो कांग्रेस ही है। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवाद कम्युनिस्ट दोनों से अलग थे। तो देखो, समाजवादी है, मतलब जो सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं, वो लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे। ऐसा समाजवाद हो, ऐसे समाजवाद में सबके लिए व्यवस्थाएं हो, सबको समानता का अधिकार मिले, परंतु वो जो भी मिले लोकतंत्र के रास्ते से मिले। ऐसा ना हो कि एक वर्ग का व्यक्ति तानाशाह बन जाए और फिर वो अधिकार दे, ऐसा ना हो कि सबको मिले और वो लोकतंत्र के जरिए मिलने चाहिए, डेमोक्रेसी के जरिए मिलने चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के जरिए मिलने चाहिए। कुछ भी लोकतंत्र से बाहर नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की सीमा है, उस सीमा से ऊपर जाकर के कुछ भी नहीं होना चाहिए। समाजवाद भी अगर फैलाया जाए तो लोकतंत्र के दायरे में फैलाया जाए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो सोशलिस्ट पार्टी है वो लोकतंत्र का भी समर्थन करती है और समाजवाद का भी समर्थन करती है। अब ये यहां पर कांग्रेस से और साम्यवादी दोनों से अलग हो गई। कैसे, एक तरीके से हम देखें तो कांग्रेस ने क्या करा, समाजवाद को सपोर्ट करने से थोड़ा सा मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, देखो अब इन लोगों का मानना है ऐसा, वैसे कांग्रेस का झुकाव था समाजवाद की तरफ, पर इन लोगों का, सोशलिस्ट पार्टी वालों का ये मानना है कि कांग्रेस पूंजीपतियों को समर्थन करती है, बड़े बड़े जमींदारों को समर्थन करती है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग उनसे अलग है। हम गरीबों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, ठीक है, हम मजदूरों की बात करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस से अलग है। और साम्यवादियों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। वैसे कहा जाता है कि जो इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी है उनका बिलीफ है, पर जो जितने भी साम्यवादी आप दुनिया में देखोगे उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। तो हम, मतलब सोशलिस्ट पार्टी वाले जो हैं, हम दोनों से अलग है, हम कांग्रेस से भी अलग है और हम कम्युनिस्टों से भी अलग है। देखो, आप जब चुनाव के मैदान में उतरते हो, चुनाव में एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, जनता को चयन का मौका दे रहे हो कि भाई आप हमें चुनो, उन्हें चुनो, उन्हें चुनो, उन्हें चुनो, किसी एक को चुनो। जनता आपको क्यों चुनेगी, कुछ आप में अलग बात होगी, कुछ आप में डिफरेंस होगा। कांग्रेस भी यही कह रही है हाँ हम सबका भला चाहते हैं, कम्युनिस्ट भी यही कह रही है कि हम भी सबका भला चाहते हैं, और आप भी वही बात कहते हो कि हाँ हम भी सबका भला चाहते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, यार देखो, ना तो अपन कम्युनिस्टों को जानते हैं, ना सोशलिस्ट पार्टी वालों को जानते हैं, कांग्रेस का तो फिर भी यार आजादी के समय से योगदान रहा है, तो अपन कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इसलिए कुछ अलग बताने की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी ने अलग बताया कि हम किस प्रकार से कांग्रेस से और साम्यवादियों से अलग है। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपति और जमींदारों का पक्ष ले रही है और मजदूरों किसानों की उपेक्षा कर रही है। तो कांग्रेस पर यह आलोचना लगाई गई, यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पूंजीपतियों को, जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जो पूंजीपति लोग हैं उनको सपोर्ट कर रही है, जमींदारों का पक्ष ले रही है। जमींदार कौन है, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो ताकतवर हैं, उनका पक्ष ले रही है, और ये मजदूरों को और किसानों को क्या कर रही है, उपेक्षा कर रही है, उनको इग्नोर कर रही है। मजदूरों किसानों के अधिकारों के बारे में नहीं सोच रही, उनके राइट्स के बारे में नहीं सोच रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। देखो, अब समाजवादियों को 1955 में थोड़ी सी दुविधा में फंस गए। दुविधा में क्यों फंस गए, क्योंकि कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी जो सोच है वो समाजवादी जो समाज है उसकी बनावट पर है। क्या बोला, हम तो खुद ही चाहते हैं कि समाजवादी हो, जहां पर मजदूरों की बात सुनी जाए, किसानों की बात सुनी जाए, गरीबों की बात सुनी जाए, महिलाओं की बात सुनी जाए। बोला हम तो खुद ऐसे हैं। तो अब क्या हुआ, अब मतलब कांग्रेस खुद ओपन में आकर के क्या कह रही है कि हाँ साहब हम ही है समाजवादी, तो ये लोग तो गलत है, ये तो गलत है, एक अफवाह फैला रहे हैं हम लोगों के लिए, हम ही है समाजवादी।
और हम तो चाहते हैं एक समाजवादी बनावट वाला समूह है जिसमें सबको समानता हो, सबको बराबर हो, सब एक जैसे हो। तो अब क्या हुआ, अब एक नई पार्टी पे विश्वास करने से ज्यादा पुरानी पार्टी पे विश्वास करना आसान था, तो लोग फिर कांग्रेस की तरफ चले गए। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। तो अब समाजवादियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो गई कि भाई वो किस प्रकार से अपने आप को अलग दिखाए, किस प्रकार से जनता को विश्वास दिलाए कि कांग्रेस अलग है और हम अलग है। तो कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। वो ये नहीं बता सकते थे कि कांग्रेस से बेहतर विकल्प हम है, आप हमें चुनिए, आप हमारी पार्टी को मौका दीजिए देश चलाने के लिए, हम कांग्रेस से बेहतर है। ये नहीं, क्योंकि पहले तो उन्होंने कह दिया कि हम समाजवादी हैं, हम कम्युनिस्टों से भी अलग हैं और हम कांग्रेस से भी अलग है। पर अब खुद 1955 में जब कांग्रेस कह रही है कि साहब हम समाजवादी हैं, हमारा तो चाहते ही समाजवादी समूह बनाना है, तो फिर वहां पर दुविधा में आ जाते हैं। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। अब राम मनोहर लोहिया, इनका नाम आपने काफी सुना होगा, ठीक है, गजब के समाजवाद के प्रेरक रहे, समाजवाद को सपोर्ट करा है, ठीक है, पढ़िएगा कभी। और देखिए भारत के इतिहास में बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, बहुत से ऐसे नेता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि दुनिया हमेशा से भारत की तरफ देखती हुई आई है, ठीक है, और भारत में ऐसे ऐसे नेताओं या ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जिनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमारा सच में ऐसा लगेगा यार हमने कोई प्रॉब्लम्स, कोई डिफिकल्टीज फेस करी ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप विदेशों की जो महान हस्ती है उनके बारे में मत पढ़िए, पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर अपने देश के जो नेता हैं, जो महापुरुष, उनके बारे में आप जरूर समय निकाल करके पढ़िए, उनकी विचारधाराओं को समझिए, उनकी आइडियोलॉजी को समझिए और एक बेहतर विचारधारा खुद की बनाने की कोशिश करिए। तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली, कांग्रेस से वो अलग हो गए और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी करी, और कुछ जो अन्य समाजवादी है अशोक मेहता जैसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ कांग्रेस ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का समर्थन भी किया है। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रकार में कई समाजवादी दल बने। तो अब सोशलिस्ट जो पार्टी है उसके कई टुकड़े हो गए, कहीं जगह उसका काफी मेल हो गया। तो अब इस प्रकार में समाजवादी, कई समाजवादी दल बन गए, मैं भी समाजवादी, मैं भी समाजवादी, मैं भी समाजवादी, हमारी पार्टी भी समाजवादी, अब सब समाजवादी हो गए। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, यह है जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना, इनका नाम भी आपने सुना होगा, भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और विशेष करके बिहार के इतिहास में भी आप इनको पढ़िएगा कभी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपातकाल वाला दौर चला तो जयप्रकाश नारायण जी थे जो फ्रंट में थे और ये कह रहे थे कि अभी लोकतंत्र खतरे में है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी का भी एक बड़ा योगदान भारत के लोकतंत्र में रहा है। मैं यही कहता हूं कि आपको पढ़ना चाहिए, जब जब कभी किसी के बारे में समय मिले, ज्यादा भी नहीं तो हम एटलीस्ट गूगल पर जाकर के एक एक दो दो पेजेस उनके बारे में पढ़े तो हमें बेसिक जो आइडिया हो वो हमें मिल जाए। तो जयप्रकाश नारायण जी हैं ये। अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। आज मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, आपको पता ही है, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। तो आज ये सारी पार्टियां भारत में मौजूद हैं और ये सारी पार्टियां क्या कहती है कि हम लोग समाजवादी है। हम लोग क्या है? हम लोग समाजवादी है। हम लोग क्या है? सोशलिस्ट। हम है सोशलिस्ट, हमसे बेहतर सोशलिस्ट कोई भी नहीं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की। अब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ये कहां की पार्टी है? ये मैक्सिको की पार्टी है। बॉक्स में दिया हुआ था इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, और स्पेनिश में इसे PRI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PRI कहा जाएगा। तो वैसे तो ये क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, IRP होना चाहिए, पर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया, PRI कर दिया। का मैक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन रहा। तो कहां की पार्टी है? ये मैक्सिको की है। और मैक्सिको में कब तक शासन रहा? 60 साल तक, 60 इयर्स तक PRI पार्टी का शासन रहता है वहां पर। इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी। तब इसे नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। इसे मैक्सिकन क्रांति की विरासत हासिल हुई। तो इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1929 में होती है। और शुरुआत में से क्या कहा गया था? नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। क्या कहा गया? नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा गया। और इनके पास भी क्या था? मैक्सिकन जो क्रांति थी उसकी विरासत इनको मिली थी। मूल रूप से PRI में राजनेता, सैनिक, नेता, मजदूर और किसान संगठन तथा अनेक राजनीतिक दलों समेत कई किस्म के हितों का संगठन था। तो अब इसमें भी सब है, सैनिक भी सपोर्ट है, नेता भी है, मजदूर भी है, किसान संगठन भी है, सबका सपोर्ट है। समय बीतने के साथ PRI के संस्थापक प्लूटार्को इलियास केलस ने इसके संगठन पर कब्जा जमा लिया और इसके बाद नियमित रूप से होने वाले चुनाव में हर बार PRI विजय होती रही। तो अब जो PRI के संस्थापक थे
पुलटाको, इलियास केलेस, इन्होंने क्या है इस पार्टी पर अपना दबदबा जमा लिया और जब हर बार चुनाव होता था तो पीआरआई ही विजय बन जाती थी, हर बार पीआरआई जीतती जाती थी। बाकी पार्टियां बस नाम की थी ताकि शासक दल को वैधता मिलती रहे। बाकी पार्टियां थी पर वो सिर्फ नाम मात्र की थी, उनको दिखाया गया था देखो देखो साहब और भी पार्टियां, परंतु सिस्टम ही ऐसा बना रखा था कि पीआरआई ही जीतेगी, पीआरआई के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं जीत सकती। चुनाव के नियम इस तरह तय किए गए कि पीआरआई की जीत हर बार पक्की हो सके कि हर बार जो है जीते तो पीआरआई जीते, कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया गया। शासक दल ने अक्सर चुनाव में हेरफेर और धांधली की। पीआरआई के शासन को परिपूर्ण तानाशाह कहा जाता है। तो शासक दल जो है, अब शासक दल कौन सा है? पीआरआई है। तो पीआरआई ने हर बार चुनाव में हेरफेर करी, ठीक है, वोट एक्स्ट्रा डलवाए, ठीक है, ज्यादा वोटिंग अपनी तरफ कराई, धांधली करवाई। इसलिए कहा जाता है कि जो पीआरआई का शासन रहा वो परिपूर्ण तानाशाही रहा, वो पूर्ण रूप से तानाशाही जैसा था। वो सिर्फ दिखाया गया था कि लोकतंत्र है, पर वो लोकतंत्र नहीं था। आखिरकार सन 2000 में हुई राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टी हारी। फाइनली 2000 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो मेक्सिको में पीआरआई पार्टी हार जाती है। मेक्सिको अब एक पार्टी के दबदबे वाला देश नहीं रहा, तो अब मेक्सिको में सिर्फ और सिर्फ पीआरआई का दबदबा नहीं था। बहरहाल अपने दबदबे के दौरान में पीआरआई ने जो दाव पेज अपनाए थे उनका लोकतंत्र की सेहत पर बड़ा खराब असर पड़ा, ठीक है। तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं थे। जो दाव पेज पीआरआई ने अपनाए, जो कोशिशें करी दूसरे पार्टियों को दबाने की और जो सिर्फ कोशिश करी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की, वो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं थे। लोकतंत्र हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को आज़ादी देता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए और सब अपने हिसाब से चुनाव अभियान कर करके जनता का दिल जीत सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात पर अभी भी नागरिकों का पूरा विश्वास नहीं जम पाया है। तो अभी भी लोगों को ऐसा पूरा विश्वास नहीं है कि भाई हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। मैक्सिको की बात है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं जो बॉक्सेस में हमने कहा कि हम 3 जो लीडर्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देव, जिनका बर्थ 1889 से लेकर के 1956 तक टाइम पीरियड रहा है। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। तो स्वतंत्रता सेनानी रहे ये है आचार्य नरेंद्र देव जी, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी कब बनी है बच्चों? 1934 में, तो उसके संस्थापक रहे। आजादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, ठीक है। तो भारत को आजाद कराने के लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष करा और कई बार जेल गए। किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, तो किसानों के एक बड़े नेता के रूप में जाने गए। बौद्ध धर्म के विद्वान थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म पे इनको अच्छा खासा ज्ञान था, अच्छा नॉलेज था, बौद्ध धर्म के विद्वानों में जाना गया। आजादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया, और आजादी के बाद जो सोशलिस्ट पार्टी बनी 1948 में उसका नेतृत्व किया, उसकी लीडरशिप करी, और जब फिर वो बट गई तो उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी नेतृत्व किया गया है। यह है आचार्य नरेंद्र देव जी। फिर बात करते हैं रफी अहमद किदवई जी की, 1894 से लेकर के 1954 तक। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता रहे। प्रांतीय सरकार जो वहां पर प्रांत की सरकार बनी 1937 में, उसमें मंत्री रहे। 1946 में फिर दोबारा मंत्री बन जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें संचार मंत्री कौन था? संचार मंत्री, कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन था? तो कौन था? रफी अहमद किदवई जी थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे, और फिर 1952 में चुनाव होने के बाद 1952 से 54 तक खाद्य एवं कृषि मंत्री बनकर के रहे। एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है वो इनके अंडर में आ गई, और जब पहला मंत्रिमंडल भारत में बना उसमें वो संचार मंत्री बनते हैं। फिर पढ़ते हैं बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, 1891 से लेकर के 1956, ठीक है। और आज 14 अप्रैल भी है, और आज बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन भी है। 132वीं जयंती पूरा भारत आज मना रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और बाबा साहब अंबेडकर का योगदान इस देश में एक आप कह सकते हैं ऐसा योगदान है जिसे वर्णित नहीं कर सकते, बड़ा योगदान है। परंतु एक थोड़ा सा दुख इस बात का है कि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जाति का नेता बना करके छोड़ दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ दलितों के नेता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी वैसे तो जानने लगे तो बहुत कुछ है, मैंने इसलिए कहा कि भारत के किसी भी नेता के बारे में आप उठा करके पढ़िए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा। तो जाति विरोधी आंदोलन चलाया कि बोले जात पात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दलितों का भला, उनके दलित पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, उनके लिए अधिकारों की मांग इन्होंने करी है।
विद्वान और बुद्धिजीवी, विद्वान इतने कि भारत से पहली बार इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट करने वाला व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर था, ठीक है। और हम लोग 12th की पढ़ाई में, हम कॉलेज की पढ़ाई में बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, ये व्यक्ति के पास 2-2 3-3 डॉक्टरेट की डिग्री आती, एक बहुत बड़ी बात है। और भारत में से पहली बार इकोनॉमिक्स की डिग्री अब्रॉड से लेना, पीएचडी करना, ये बड़ी बात है। तो इससे बुद्धिजीवी का आप पता लगा सकते हैं कि कितने इंटेलिजेंट थे डॉक्टर अंबेडकर। और पूरी संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के पास जितने नॉलेज, जितनी डिग्रियां थी, शायद किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं थी। कहा जाता है कि बीएन राव और डॉक्टर अंबेडकर लगभग समान थे, परंतु डॉक्टर अंबेडकर की डिग्रियां ज्यादा रही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक रहे, ठीक है। बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार रहे। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसरॉय की काउंसिल में सदस्य रहे। तो वायसरॉय की एक काउंसिल बना करती थी, उसमें सदस्य रहे। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों को जो 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता था, उनको काम का घंटा कम करवा करके 8 घंटे कराए गए। तो यहां पे डॉक्टर अंबेडकर का मजदूरों के जीवन पर भी प्रभाव डाला। उन्होंने मजदूरों के लिए भी आवाज उठाई। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। तो संविधान सभा की जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थे, उसके अध्यक्ष रहे। यहां पर शायद मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आजादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। कौन से मंत्री बने? कानून मंत्री बने। लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर बनते। लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर बनते। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि आपको पता ही होगा, 1935 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित होता है, तो डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। उसके आधार पर डॉक्टर अंबेडकर की उस किताब के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा भारतीय रिजर्व बैंक भी स्थापित होता है। तो यहां से ये चीज देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए ही उन्होंने काम नहीं करा। संविधान में उन्होंने सभी के लिए अधिकारों की बात करी है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो अगड़ी जाति के हो, चाहे वो पिछड़ी जाति के हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, ठीक है। वो सबकी समानता की बात करते हैं। वो उस हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श है जो वंचित या शोषित रहे हैं, चाहे जिनके साथ भी कुछ गलत हुआ उनके लिए आदर्श है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आज अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। पर वो व्यक्ति जिसको मतलब हर जगह अत्याचार सहना पड़ा, हर जगह उसको बेइज्जती सहनी पड़ी, परंतु उस व्यक्ति ने एक चीज को कभी नहीं छोड़ा, और वो चीज थी कलम। वो चीज थी कलम। इसीलिए मैं आपको बार बार मैं कहता हूं कि शिक्षा वह शैनी का दूध है, जो पिएगा वह धाड़ेगा। इसको मत छोड़ो आप, ठीक है। चाहे समाज आपके लिए कुछ सोचे। आज जैसे मेरी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ मेरी बहन ही है, वो कहती है सर कि हमें ना घर वाले सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं 12th के बाद बस बेटा 12th के बाद नहीं पढ़ना है। मैंने उनको हमेशा कहा बेटा आप कैसे भी प्रयास करके घर वालों को मनाओ और कलम पकड़ के रखो। कलम पकड़ के रखोगे, सोसाइटी हमारे लिए क्या सोचती है क्या नहीं करती वो मैटर नहीं करता। हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं और उन समस्याओं से बाहर निकलकर एक नया इतिहास रख सकते हैं। ये चीज हमें डॉक्टर अंबेडकर से सीखने को मिलती है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर एक आदर्श है। अगर इनके बारे में हम पढ़ें ना, तो शायद जो हम ऐसा सोचते हैं कि वो एक विशेष जाति के नेता है, वो गलत है, ठीक है। और देश के संविधान में एक बड़ा भूमिका निभा करके तो उस संविधान के निर्माता कहलाई हैं। और जैसे मैंने कहा कि पहली बार इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट करने वाले भारतीय रहे, तो ये सभी के लिए सामान्य बात है, ठीक है। ये डॉक्टर अंबेडकर पूरे भारत के लिए एक आदर्श है कि हमें सबको उनको एक बड़े आदर्श की नजर से देखना चाहिए, और वो डिजर्व करते हैं इस चीज को। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते 1951 में इस्तीफा, ठीक है। अब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर थे। अब हिंदू कोड बिल में क्या था? महिलाओं के लिए अधिकार था। महिलाओं के लिए अधिकार था कि भाई महिलाओं को समानता के अधिकार होने चाहिए, महिलाओं को भी डिवोर्स लेने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को संपत्ति में बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। जब वो वहां पर पास नहीं हुआ संसद में, तो डॉक्टर अंबेडकर वहां से इस्तीफा दे देते हैं। मतलब महिलाओं के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा, और महिलाओं के लिए इनका यह विचार था कि अगर किसी देश की प्रगति को मेजर करना है, प्रोग्रेस को मेजर करना, तो आप ये देखिए कि उस देश की महिलाएं कितने बड़े पदों पर बैठी हुई हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि देश कितना प्रगतिशील है। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। और फाइनली फिर 6 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर का हमने एक थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ा, जो कि हमारी किताब में दिया हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में पढ़ा, रफ़ी अहमद किदवई के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से जो बॉक्सेस है वो हम पूरे इस चैप्टर के कंप्लीट करते हुए जाएंगे। और आज आप सभी को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज के लिए ये लेक्चर इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आपका कोई सजेशन हो वो भी आप मेंशन करिएगा, और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई वो भी बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।